Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all my students who are watching out this video. So let's begin with another topic, which is another type of the latch, and that is SR latch with a control input. So हम करते क्या हैं, हम SR latch के अंदर एक कंट्रोल एलिमेंट डाल देते हैं। कंट्रोल एलिमेंट से मुराद ये है कि कंट्रोल एलिमेंट एक पल्स भी हो सकती है, कोई स्विच, कोई बिट भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम इसमें कंट्रोल एलिमेंट डाल के उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करके हम इसकी वर्किंग को ज़्यादा हैंड्स ऑन बनाने के लिए कि हम जब ऐसा लैच को वर्क कराएं तो उसको हम ट्रिगर कर दें किसी पल्स के साथ। यानी कि एक कोई इनेबल इनपुट होनी चाहिए, जिस तरह से मेरे पीछे सर्किट्स में कोई इनेबल इनपुट पड़ी थी, उसी तरह से एक इनेबल इनपुट होनी चाहिए। जब वो एक्टिव हो तो तभी हमारी एसआर लैच अपना काम कर सके, अदरवाइज़ अगर वो ऑफ है तो एसआर लैच की इनपुट्स पे जो कुछ मर्जी आता रहे वो कभी भी काम नहीं करेगी। सो इसी तरह से अगर आप एसआर लैच को, ये पूरी एक, ये जो हमें इस पे नज़र आ रही है, ये पूरी एक एसआर लैच है, ये पूरी पुरानी पुरानी वही एसआर लैच है, और इसमें कंट्रोल एलिमेंट डालने के लिए, सॉरी, इसमें सिर्फ हमने दो एंड गेट्स यूज़ किए। सो इसका ट्रुथ टेबल हम देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा। देखिए, कंट्रोल इनपुट जब ज़ीरो होगी, आप एस को आर करो, एस और आर को ज़ीरो करो, वन करो, वन ज़ीरो करो, वन वन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी आउटपुट्स के ऊपर। आपकी आउटपुट वही की वही रहेगी, वही की वही रहेगी जो पहले से उसके अंदर क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। अब देखिए, वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के टेबल्स जो है ना वो बनाए जाएंगे। पहला टेबल होता है हमारा करेक्टरिस्टिक टेबल, और दूसरा टेबल होगा हमारा ट्रांजिशन टेबल। ये जो टेबल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसका ट्रांजिशन टेबल होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर पूरी ये इसको भी हम एक्चुअली करेक्टरिस्टिक टेबल ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कंप्लीट इसकी वर्किंग के बारे में डिपिक्ट किया जा रहा है। तो आगे जब आप कंट्रोल इनपुट को वन कर दोगे तो उसके बाद इसकी सेम वर्किंग आपको उसी तरह से नज़र आएगी जिस तरह कि आपने पीछे देखी हुई है। तो इसी तरह से अगर आप एस आर लैच बनाना चाहो नैंड गेट की, और इस नैंड गेट के साथ आप एक नया पार्ट ऐड करना चाहें कंट्रोल इनपुट का, तो कंट्रोल इनपुट के साथ ही वैसे चले। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह से कर रहा है, तो मैं बारी बारी आपको इनपुट करके दिखा देता हूँ। देखिए, आपने सी किया ज़ीरो, सी किया ज़ीरो, अब वो कहता है सी ज़ीरो एस जो मर्जी करो, और मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्यूज पे, क्योंकि उसने कहा जो क्यू है वो क्यू नॉट रहेगा, यानी कि पहले से जो उसके पास स्टोर है वही रहेगा। तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जीरो स्टोर किया हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो अगर यहाँ पे जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा। अब ये देखिए सी जीरो है, अब आर को आप वन वन कर लें, इसको आप ज़ीरो कर दें, और अब देखिए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए, ये एंड गेट है, ये एंड गेट क्या करेगा, इस एंड गेट से ये ज़ीरो आ रहा है, ये वन आ रही है, इसको ज़ीरो कर देगा, और ये भी एंड गेट क्या कर देगा, ज़ीरो 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 कर देगा। सो ये ज़ीरो इधर आएगा, इस इनपुट पे ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो यहाँ से फ्लोट होता हुआ इधर आएगा, तो ये ज़ीरो ज़ीरो क्या कर देगा, नॉर गेट है, इसको वन कर देगा। इस तरह से ये वन फ्लोट होता हुआ इधर आएगा, ये ज़ीरो वन क्या हो जाएंगे, आपके पास वन हो जाएगा, और आउटपुट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इसी तरह से आप खुद से भी सी को ज़ीरो रखें और यहाँ पे आर को वन वन करके देखें, आपने जो यहाँ पे पहले से स्टोर किया हुआ है वो वही का वही रहेगा। इसी तरह से अगर आप सी को वन कर दें, अगर आप सी को वन कर दें, सी को वन करने के बाद आप एस को वन करें और आर को आप ज़ीरो करें। एस को मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, सी को वन कर दें और एस को वन कर दें और आर को आप ज़ीरो कर दें, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो ये इसको वन सेट कर देगा। तो इसको वन सेट कर देगा, किस तरह से वन सेट कर देगा, ये वन आ जाएगा हमारे पास, ये वन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ये ज़ीरो यहाँ से फ्लोट होता हुआ इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन ज़ीरो हो जाएगा। सो वन ज़ीरो नॉर गेट में क्या था, वन, ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। सो जैसे ही ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो ज़ीरो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो नॉर गेट में क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे सिंपली वन आ जाएगा। तो इस वन का क्या मतलब हुआ, इस वन का मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो कुछ मर्जी हो, जब आपने कंट्रोल्ड इनपुट को वन किया तो इसने से क्या कर दिया, सेट कर दिया। सो सिमिलरली सेम वर्किंग वही जो नैंड गेट के साथ हमने लैच के लिए पढ़ी थी। सो इसी तरह से अब चूंकि हमें पता है कि लैच के अंदर जो है वो इनवैलिड स्टेट्स आती हैं, जैसे कि हमने ये देखा है कि इसके अंदर ये वन वन के ऊपर, नॉर गेट के साथ वन वन के ऊपर जो है वो इनवैलिड स्टेट आ जाती है, और नैंड गेट के साथ ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर इनवैलिड स्टेट आ जाती है।
तो इनवैलिड स्टेट से बचने के लिए हम एक और काम करते हैं, हम एक दूसरी लैच डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम कंट्रोल इनपुट रखते हैं, लेकिन इस बार जो हम लैच रखते हैं इनडिटर्मिनिस्टिक या इनवैलिड स्टेट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई लैच डिज़ाइन करते हैं, जैसे डी लैच या डाटा लैच करते हैं। हम इसकी डिज़ाइनिंग में क्या होता है, देखें आप नैंड गेट की लैच को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही नैंड गेट की लैच है, पीछे वही नैंड गेट लगे हुए हैं, कंट्रोल इनपुट भी वैसे ही, बस ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम सिंपल इनपुट की बजाय एक नॉट गेट की इनपुट ले लेते हैं, बस ये फ़र्क है। अब ये वर्किंग क्या क्या करती है, इसे डाटा लैच क्यों कहते हैं? डाटा लैच हमें उसका पता लगेगा इसके टेबल से। तो इसका जब हम टेबल देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब कंट्रोल इनपुट 0 है तो डी जो मर्जी हो, क्यू जो है वो वही का वही रहेगा, ये तो हमें पहले से ही पता है। जैसे क्यू को 1 करेंगे तो डाटा लैच बिल्कुल एक मिरर लैच की तरह से होती है, जिसे हम एक ट्रांसपेरेंट लैच कहते हैं। अब जो भी डी की इनपुट रखेंगे वही आउटपुट के ऊपर आएगा। अब जो भी डी की इनपुट रखेंगे वही आउटपुट के ऊपर आएगा। मैं एक वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से जो भी हम डी की इनपुट रखेंगे वही आउटपुट के ऊपर आएगा। लेट्स से कंट्रोल इनपुट हमारे पास 1 है, डी के ऊपर मैंने रखा 1, तो ये 1 ही आगे आएगा। कैसे आएगा, देखिए ये 1 यहाँ से चला और इधर आ गया 0, सो ये 1 1 ये आ गया 1 हमारे पास, ये 1 0 हमारे पास आ गया, आई एम सॉरी ये 1 1, ये नैंड गेट लगा हुआ है। सो ये नैंड गेट में क्या होगा, हमारे पास नैंड गेट 1 1 और ये आंसर को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो ये 1 0 है, 1 0 नैंड गेट को क्या करेगा, 0, चूँकि नैंड गेट लगा हुआ है इसको 1 कर देगा। सो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 1 है, अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये हम खुद से डिज़ाइन करेंगे। कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि एंड गेट की अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए, एंड गेट की अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए, ये एक भी इनपुट 0 हो गई तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर उसका आंसर 0 रहता है तो इसका मतलब है कि नैंड तो उसका उल्टा है, तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। नैंड उसका क्या है, उल्टा है, इसी इसका बफर है ये। यहाँ पे देखिए एंड गेट में ही होता है ना कि अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो आपकी आउटपुट 0 हो जाती है। नैंड गेट क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या इनपुट को हमने यहाँ पे देखिए डी को 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखें ये 1 इसका कॉम्प्लीमेंट होना है, 1 1 1 आ गया। एंड गेट में 1 1 होता है तो ये सिंपली हमारे पास 0 आ गया। सो अब इससे आगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइमिंग डायग्राम का। तो टाइमिंग डायग्राम क्या है, टाइमिंग डायग्राम ये है कि आप क्लॉक पल्सेस के थ्रू किसी भी डिवाइस का जो है वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे सी है, सी मैंने पहले भी कहा था कि ये क्लॉक पल्स है, तो क्लॉक पल्स मैंने एक ये दी। अब एक बात याद रखनी है कि जितनी लैचेज़ हैं ये लैचेज़ एक्चुअली लेवल ट्रिगर्ड होती हैं। लेवल ट्रिगर्ड से क्या मुराद है, लेवल ट्रिगर्ड से मुराद ये कि ये तब फंक्शनैलिटी करेंगे जब क्लॉक पल्स में 1 आएगा। देखिए हमारी जो पल्स है, पल्स को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पल्स को हम जब देखते हैं तो पल्स में हमें 2 किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये जो है वो लेवल कहलाता है, इसका अपर लेवल कहलाता है, इसको हम अपर लेवल का नाम देते हैं, दिस इज़ अपर लेवल। ये हमारे पास फॉलिंग एज कहलाता है कि ये एज अब क्या हो रही है, फॉल हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड फॉलिंग एज। ये हमारे पास जो है वो राइजिंग एज कहलाता है कि अब एज क्या हो रही है, आपके पास राइज हो रही है। इसके ऊपर मैं मज़ीद भी बात करूँगा। तो ये हमारे पास लोअर लेवल होता है। सो यहाँ पे जो सिग्नल होता है हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और जब ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस पर आ जाएगा, ये हमारी डाउनफॉल है, तो ये हमारा 0 लेवल कहलाएगा। तो ये फॉल एज, राइज एज और ये हमारा लेवल है। तो जो लैचेज़ है, जितनी भी लैचेज़ हैं वो सारी लेवल के ऊपर चलती हैं। लेवल से चलने से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अब मैंने ये सी एक पल्स ले ली, ठीक है, अब मेरी जो डी लैच है वो पल्स के लिहाज से चलेगी। सो मैं कहता हूँ कि मेरी डी इनपुट के लिए ये सिग्नल है, यानी कि जो डी है मैं इसके ऊपर ये सिग्नल देता हूँ, यानी कि ये 1 देता हूँ। ये कोई टाइम के लिहाज से मैंने पल्स किए हुए कि मैंने इतनी देर के लिए 1 देना है, ठीक है, कुछ भी टाइम हो सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी टाइम किया कि मैंने इतने सेकंड के लिए क्या करना है, इतने सेकंड के लिए मैंने 0 दे देना है, और फिर इतने सेकंड के लिए मैंने क्या दे देना है, इतने सेकंड के लिए मैंने 1 दे देना है। तो अब ये जो ये 1 है, तो अब ये जो 1 है 0 है, अब मेरी जो आउटपुट आएगी वो मेरी आउटपुट इसको देखते हुए आएगी, इस टाइमिंग डायग्राम को देखते हुए आएगी, इस क्लॉक को देखते हुए आएगी। उसका डी से कोई लिंक नहीं होगा, वो क्लॉक को देखेगी, क्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग जो डी की इनपुट होगी उसके लिहाज से आएगी। देखिए जैसे ये मैंने क्यू के लिहाज से किया तो ये यहाँ से जज करना शुरू करेगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लेवल 1 था, तो इसलिए जो मेरी क्यू आउटपुट है उसने चेक किया इस लेवल को।
तो उसने इस लेवल को चेक किया, यहाँ से उसने चेक करना शुरू किया कि अच्छा यहाँ पे क्लॉक 1 आ गई। अब डी लैच जो है, डी लैच देखेगी कि अच्छा चले 1 आ गई है, ये वो टाइम मेरे पास आ गया जिस टाइम में मैंने अपनी डी इनपुट को देखना है और उस लिहाज से आउटपुट को चेंज करना है। सो इस टाइमिंग के लिहाज से मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो इस टाइमिंग के लिहाज से, सो यहाँ से जो है वो डी लैच ने चेक करना शुरू किया। जब तक ये लेवल 1 नहीं आएगा, जितनी देर तक ये लेवल 1 रहेगा उतनी देर तक जो हमारा डी लैच है वो अपनी इनपुट को देखेगा और आउटपुट को लेके आएगा। जैसे ये 0 होगा उसने देखना भी नहीं कि यहाँ पे आउटपुट जो है वो क्या आ रही है। तो ये 1 था, यहाँ पे भी 1 था और हमें पता है डी लैच है, डी लैच में अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह से आगे चलें, देखें इस टाइम के लिए ये 0 था, तो इस टाइम के लिए भी कुछ हुआ। यहाँ पे देखें ये हमारा डी जो इनपुट है मैंने चेंज कर दी। देखिए ये डी मेरी क्या है, इनपुट है डी लैच की। सो यहाँ पे देखिए ये चेंज होगी, लेकिन ये जो क्यू की आउटपुट है वो चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि ये आउटपुट तब चेंज होगी जब ये ये जो पल्स है ये पल्स 1 होगी, सिर्फ उस टाइम के लिए ये फंक्शन रहेगी। तो आगे देखें, तो आगे देखें, जब हम आगे देखते हैं तो ये 0 था और इस टाइम के लिए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम के लिए देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम के लिए देखें तो यहाँ पे क्या था, 1 था। अब 1 पे आके डी लैच देखेगी, चलें जी मैं अपनी इनपुट को देखती हूँ और उस लिहाज से अपने आउटपुट को चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे 0 था, तो इसने अपने आउटपुट को भी क्या कर दिया, मज़ीद जो है वो चेंज कर दिया। सो ये कब तक इसी तरह से रखेगा, ये तब तक रखेगा जब तक आगे नेक्स्ट 1 ना आ जाए। तो जैसे ही नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर 0 रखा, अब नेक्स्ट 1 का वेट किया, यहाँ पे आके नेक्स्ट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 1 आया, यहाँ पे डी इनपुट को देखा, उस लिहाज से हमने अपने जो है वो आउटपुट को चेंज कर दिया। तो ये थी हमारे पास टोटली कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम। तो ये आउटपुट जो है वो इस लिहाज से चेंज हो रही है। तो आपने बस क्या करना है, एक कंट्रोल पल्स लेनी है। बाज़ औक़ात हो सकता है आपको कंट्रोल पल्स भी दिए हो सवाल के अंदर, आपको डी इनपुट भी दी हो सवाल के अंदर, आपको कहा जाए कि क्यू जो है आउटपुट इसकी ड्रा करें। तो आपने बस देखना है कि ये जब 1 आएगा, 1 जब है, ये लेवल जब 1 है, तो इस 1 के ऊपर आपने अपनी डी की जो है वो इनपुट को देखना है। अगर ये यहाँ पे क्या है, 1 है, तो आपका डी लैच क्या बिहेवियर करता है, 1 के ऊपर 1 ही रहता है, तो आपने ये 1 ड्रा कर दिया। अब देखिए ये 1 तब तक रहेगा जब तक अगली नेक्स्ट लेवल ना आ जाए। सो ये तब तक 1 रहा जब तक नेक्स्ट लेवल नहीं आ गया। सो जैसे ही नेक्स्ट लेवल आया, नेक्स्ट लेवल पे क्या था, नेक्स्ट लेवल में 1 आ गया और उसने देखा डी की इनपुट क्या 0 है, सो ये रिस्पॉन्ड करेगी और ये भी 0 रहेगी। अब ये 0 तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट 1 ना आ जाए। सो नेक्स्ट 1 आया, नेक्स्ट 1 पे डी लैच ने देखा मेरी इनपुट क्या है, 1 है, तो वंस अगेन हमारे पास क्या होगी, ये 1 हो गई। तो मज़ीद इसके ऊपर जो है क्वेश्चन कर लेते हैं कि टाइमिंग डायग्राम में मैंने क्लॉक पल्स चेंज की और ये डी इनपुट भी चेंज की। अब आपसे कहा जाता है कि आप क्यू ड्रा करके दिखाएं। तो देखिए क्यू किस तरह से ड्रा की जाएगी। सो देखिए ये क्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ और देखिए क्यू किस तरह से डिज़ाइन की। अब देखिए ये टोटली क्लॉक पल्स 1 है, तो इसका मतलब है कि ये सेम चीज़ आगे आपकी आ जाएगी। तो देखिए कैसे आएगी, ये 1, यहाँ तक 1, देखिए ये 1 है, देखिए ये 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। क्यों 1 आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल ऊपर 1 है, तो इसका मतलब है ये क्लॉक पल्स क्या हुई है, एक्टिव हुई है इस देर के लिए। तो देखिए यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से ये भी नीचे आ गई, ये 0 है, ये भी 0 हो गई, ये 1 है, ये भी 1 होगी। अब ये सारा ऑपरेशन क्यों परफॉर्म हो रहा है, एज इट इज़ डी की जो कर्व है, सॉरी डी की जो पल्स है वो एज इट इज़ क्यू पे कैसे आ गई, वो इसलिए आ गई क्योंकि ऊपर क्लॉक पल्स को क्या किया हुआ, 1 किया हुआ। अगर लेट्स से ये यहाँ पे क्लॉक पल्स 1 ना होती, इसका लेवल 0 हो रहा था, तो यहाँ पे फिर आउटपुट भी क्या हो सकती थी, वो शायद चेंज ना होती। तो आई होप कि आपको ये टाइमिंग डायग्राम समझ आई होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू मे कमेंट डाउन एंड थैंक यू सो मच।